So today's lecture is about secondary and tertiary industries. सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्रीज़ में वो चीज़ें शामिल हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, हमें प्राइमरीली तमाम रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ जितनी भी होती हैं वो सारी इसको प्रोसेस करती हैं चीज़ों को, ठीक है। जिस तरह से कॉटन से कपड़ा बना लेना, ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में होता है। अगर हमने मिनरल इंडस्ट्री है तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री है। मिनरल्स जो आते हैं रॉ फॉर्म में, उनसे हम मेटल्स बनाते हैं, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री में होता है। और टर्शरी इंडस्ट्री होती है, वो लोग, तमाम तर लोग जो इन सनतों के अंदर काम कर रहे होते हैं वो टर्शरी इंडस्ट्री में फॉल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्रीज बनती हैं। सबसे पहली स्लाइड पे देखते हैं, कहता है थिंग्स प्रोसेस इन द इनिशियल स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन विच रॉ मटेरियल इज चेंज एंड मेड फिट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। कहता है देखें, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल को हम सेकेंडरी इंडस्ट्री में करते क्या है, हम उसको चेंज करते हैं। और वो चेंज किस में होता है, फिनिश्ड गुड्स में। जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया प्राइमरी इंडस्ट्री ने प्रोवाइड किया, फिनिश किस में किया, मशीन्स के ज़रिए या किसी स्किल के ज़रिए हमने उसको, कपड़े को, रुई को कपड़े में चेंज किया। कपड़ा अब बिक सकता है, कपड़े से कुछ दूसरी चीज़ें बन सकती हैं, वो कहाँ पर होगा, सेकेंड इंडस्ट्री में, ठीक है। कहता है रॉ कॉटन जो है, सेकंड पॉइंट देखो, रॉ कॉटन जो है वो इस्तेमाल की जाती है थ्रेड बनाने के लिए, और ये मैन्युफैक्चरिंग है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है, सेकेंड इंडस्ट्री। थर्ड स्लाइड पे चलते हैं, कहता है कौन कौन से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ना फैक्टर्स, कुछ हर जगह पे तो इंडस्ट्री हर एक नहीं बन सकती होती, हर जगह पे मुख्तलिफ इंडस्ट्री बनती है। तो कौन सी इंडस्ट्री किस जगह पे बन सकती है, ये बहुत अहम बात है। कहता है सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है, फॉर एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, यहाँ पर हम लोग मुख्तलिफ प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं ना, मशीन इस्तेमाल की, आपने कोई प्रोसेस अप्लाई किया और उसके ज़रिए आप कोई चीज़ बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो। तो सबसे पहले हमारे पास किस चीज़ की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जहाँ आपने इंडस्ट्री बनानी है, जहाँ आपने फैक्ट्री लगानी है, वहाँ रॉ मटेरियल हो। अब देखें ना, पंजाब के अंदर कॉटन की इंडस्ट्री लगाएंगे तो क्योंकि कॉटन अवेलेबल है, राइस की इंडस्ट्री लगाएंगे, राइस बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है, तो हम हमें बेनिफिट होगा, वरना अदरवाइज़ हमें बेनिफिट इसका नहीं होगा। दूसरी बात हम लोग करते हैं साथ के, इसके अलावा रॉ कॉटन जो है फिर उससे थ्रेड्स बनाते हैं, थ्रेड जो है वो भी कन्वर्ट किया जाता है, उसके लिए मशीनरी चाहिए होती है, फिर हमें कैपिटल चाहिए होता है फैक्ट्री बनाने के लिए। दूसरा जो फैक्टर है, अगर पैसा नहीं होगा तो आप कोई भी इंडस्ट्री लगा नहीं सकते। फिर उसके बाद हवा में भी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, बिल्डिंग हवा के अंदर नहीं बना सकते, आपको उसके लिए ज़मीन चाहिए, तो लैंड तीसरा फैक्टर है। चौथा क्या है, एंटरप्राइज। एंटरप्राइज वो सेट ऑफ स्किल्स होती हैं जिनके ज़रिए कोई काम किया जाता है। और एंटरप्राइज जो है, फॉर एग्जांपल देखें, अगर कोई जिस तरह से आप देखो, बार्बर है, उसके पास स्किल है कि आपके बाल काट सकता है, आपके पास कोई दर्जी है जो आपके कपड़े सी सकता है। तो ये जो स्किल्स होती हैं जिसके ज़रिए कोई बंदा एक ख़ास काम कर सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, एंटरप्राइज, ठीक है। क्वेश्चन इस पे आ जाता है 2 मार्क्स का, एंटरप्राइज क्या हो सकती है। तो ये वो फैक्टर है जिनकी बुनियाद पर कहीं पे भी इंडस्ट्री बनती है। पांचवा पॉइंट जो है वो है पावर। जारी बात है, जो मशीनरी चल रही हैं वो पानी पे तो नहीं चल रही, हवा पे नहीं चल रही, वो बिजली पे चल रही है, तो हमें उसको सफिशेंट सोर्स ऑफ पावर प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर हमारे पास है लेबर। लेबर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। कहीं पे लेबर स्किल्ड होती है, कहीं पे अनस्किल्ड होती है। कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जो अनस्किल्ड लेबर से भी चल जाती है, लेकिन कुछ नहीं चल सकती होती। और फिर उसके बाद सबसे सबसे अहम, इन तमाम तर फैक्टर्स के अलावा, कि आप मार्केट से कितना दूर बैठे हैं। अगर आप मार्केट से दूर बैठे हैं तो आपको ट्रैवलिंग चार्जेस, आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे, आपकी चीज़ महंगी हो जाएगी। और वो अगर महंगी होगी, कोई भी कस्टमर सेम क्वालिटी की महंगी चीज़ आपसे ख़रीदेगा नहीं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत एलिमेंट अहम है कि आपकी मार्केट के पास, आपकी फैक्ट्री जो भी है, इंडस्ट्री आपकी मार्केट के पास हो। और अगर ये मार्केट के पास होगी तो ये ज़्यादा आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। देन हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल लोकेशन को गवर्न करते हैं। तो उसमें है नेचुरल रूट्स आ जाते हैं कि उस तक को रास्ता कैसा है, रास्ता ठीक भी है कि नहीं है, रोड्स कितनी अच्छी बनी हुई हैं। फिर उसके बाद उस साइट पर सीवरेज का निज़ाम है, गैस का इंतज़ाम है, बिजली का इंतज़ाम है। ये 3 अहम फैक्टर्स होते हैं इंडस्ट्री के लिए, बिसाइड फोर्थ वन जो पानी की अवेलेबिलिटी है। पहला, बिजली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उस जगह पर, गैस बहुत अच्छी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है बाज़ औक़ात। और फिर उसके बाद आप देखें सीवरेज का निज़ाम जो है। और जी जी, सर मैं अब आपसे आप क्वेश्चन पूछो। सर ये जो ये इंडस्ट्रीज वाला ये आपने
ये भेजा है मुझे, ये सर आप प्लीज वो उसको भेज दें जिससे आप वो कॉपी नहीं कराते चीजें, जिससे फोटो कॉपी निकलवाते हैं, उसको हाँ भी हाँ सारा भेज दें, मैं अभी फोटो कॉपी दे यार, दूंगी। उससे भेजूंगा ना तो वो इसका प्रिंट आउट निकलवा लेगा, और लाइक ये काउंटर लिखो तो फिटिंग हो जाती है, वो हम ये रिसोर्सेज बने हुए देते नहीं लोगों को। सर, हम मैं बताएं किससे मैं दूँ? इसको ना फिर पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके दूंगा आपको। कब सर? मैं कॉल पेपर अब आप देखो, आपको ये मुझसे सर आपके मुझे पास नहीं तो आ पढ़ा गया ना जाना, सर स्लाइड की मुझसे फॉर्म में। नहीं पढ़ा जाना, मेरे सर बात में सुन, दर्द एक होने मिनट सुन, लगता ये है। लेक्चर की फॉर्म में भी रिकॉर्ड हो रहा है साथ। ये बहुत अच्छा रिसोर्स है, अभी आप देखोगे सर मेरे पास इंशाल्लाह। रिटर्न तो नहीं ना होएगा, एक काम करूँ मैं कर मैं देता जाऊँ मैं कर इसमें? देता हूँ, सेंड कर देता हूँ आप पीडीएफ दे फॉर्म देना में। आप प्लीज। उससे वापसी पे अकेडमी से वापसी पे प्रिंट नहीं, ले मैं लेना। जाती ले लूंगी। जाते तो अभी मैं कन्वर्ट करूंगा ना जाके अकेडमी यार, अच्छा, ये बात समझो। वापसी भी दूंगी। अच्छा, अब यहाँ आप पर उसको कहिएगा बात निकाल सुनो, के रखे यहाँ पर कोई मेरे आगे। कन्फ्यूजन है आपको? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नहीं, आप सवा बस आ रहा है एक ना? मिनट वेट करें। मुश्किल तो नहीं है? आप मुझे बताएं, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत है, स्किल लेबर की ज़रूरत है, और आपने सोचना भी है कि आप क्या बनाना चाह रहे हो। सबसे पहले हम प्राइमरी इंडस्ट्री पे जाते हैं। जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है वो होती है नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें अर्थ से मिलते हैं, जो जिससे हम नेचुरली मिलते हैं। और फिर होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री, जिसका अब हमें दूध तो नेचुरली मिल गया है, अब दूध को जो गर्म करना है वो किसी ने जाके, आप इसको कह सकते हैं प्रोसेस ही है ना, ये भी वो चूल्हे पे रखना है, चूल्हा मार्केट से खरीदेंगे, वो भी प्रोसेसिंग में ही आता है ना। और फिर उसके बाद इसको गर्म जो करेगा वो होएगा टर्शरी इंडस्ट्री। अच्छा, आप सर्विस दे लो। अब हमने आगे आगे चलते बताएं। हैं। ठीक है, ये है कि बहुत सारी और चीज़ें भी हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी तो नहीं बना देती जिससे आपकी चीज़ बिकती नहीं है, उसको ख़रीदना मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत प्रॉमिसिंग होनी चाहिए, बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे कि आपको गवर्नमेंट टैक्स हॉलीडेज़ दे देती है, गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स कम कर देती है। जब टैक्स गवर्नमेंट कम करती है तो आपकी चीज़ सस्ती हो जाती है, और जो ही चीज़ सस्ती होती है वो तमाम तर दूसरी प्रोडक्ट्स को बाईपास कर देती है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा बिकना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद ये है कि आप इंपोर्ट फैसिलिटीज़ आपके पास कैसी अवेलेबल हैं। ठीक है, पावर सप्लाई की बात है, इंडस्ट्रियल लिंकेज है। लिंकेजेस क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल लिंकेजेस ये भी होते हैं कि एक इंडस्ट्री को बाजू का दूसरी इंडस्ट्री से चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो जो दूसरी चीज़ें चाहिए, कोई केमिकल चाहिए, कोई प्रिंटिंग प्रेस, कोई मशीन के पार्ट्स चाहिए, तो क्या उनकी इजीली अवेलेबिलिटी है या अवेलेबिलिटी नहीं है? फिर उसके बाद ये भी है कि प्रोडक्शन एरिया जो है वो एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ के कितना करीब है। इसी वजह से कराची के पास जो है ना एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स बनाए गए थे, और उसका पर्पज़ ये था कि जो भी चीज़ें हमने एक्सपोर्ट करनी है वो यहाँ पर बनाओ, साथ ही यहाँ से बाहर के मुल्क भेज दो। तो फिर उसके बाद है हमारे पास प्रिंसिपल फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़। पाकिस्तान में कौन कौन सी प्रिंसिपल फैक्ट्रीज़ हैं? बड़ा आसान है कि पाकिस्तान में कौन कौन सी अहम इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका हम जायज़ा लेते हैं। पहली है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। पाकिस्तान की तकरीबन लेबर फोर्स का 70-80% कॉटन टेक्सटाइल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाबस्ता है। ठीक है, और ये कॉटन जो है प्रोसेसिंग ये आमतौर पर 3 स्टेजेस में होती है। पहले कॉटन जिनिंग, ये वो स्टेप है जिसके अंदर सीड को लिंट से आप अलग करते हो। ठीक है, सीड्स निकालते हैं रुई में से, तो ये जिनिंग का प्रोसेस क्या था? इस पे एक वन मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है कि जिनिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कॉटन स्पिनिंग की बात करते हैं, तो ये एक अहम टेक्सटाइल स्किल भी है कि आप स्पिनिंग के अंदर क्या करते हो कि रुई से आप कपड़ा बनाते हो। रुई से क्या करते हो? कपड़ा बनाते हो। ठीक है, और स्पिनिंग के बाद हमारे पास ये है कि इसके बाद यानी कि रुई से सॉरी स्पिनिंग के अंदर आप धागा बनाते हो, और फिर उसके बाद वीविंग के अंदर आप कपड़ा बनाते हो। तो स्पिनिंग में बेसिकली आप धागा बना रहे होते हो, उसके अंदर प्रेशर रोलर्स में से आप उजारते हो, और फिर उसके ज़रिए आप कॉटन से जो है वो लिंट से आप धागा बनाते हो। और कॉटन वीविंग क्या है कि आप यहाँ पे आप डायरेक्टली उसी धागे को इस्तेमाल करते हुए कपड़ा बना रहे हो। ठीक है, अब फिर उसमें ये भी होता है कि कॉटन के अंदर, कॉटन प्योरली थ्रेड के अंदर बाजूकात पॉलिएस्टर आर्टिफिशियल थ्रेड भी डालते हैं, क्योंकि कॉटन इतनी अवेलेबल नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। कपड़े की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल फाइबर भी उसमें ऐड किया जाता है, जिससे ना सिर्फ कॉटन की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है बल्कि कपड़े की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। और आपको पता है पॉलिएस्टर जो है वो प्योरली पहनना बहुत मुश्किल होता है। सर्दियों में तो पहना जा सकता है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान का एनवायरनमेंट, साउथ ईस्ट एशिया का एनवायरनमेंट ऐसा है कि यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें प्योरली पॉलिएस्टर पहनना इंतहाई मुश्किल
हो जाता है, ठीक है। तो अब फिर उसके बाद कहता है कि ये हमारी लेबर फोर्स जो है, डायरेक्टली जो लेबर फोर्स है कॉटन इंडस्ट्री में 50% है इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स का, और जीडीपी के हवाले से अगर बात करें तो 70% हमारी जीडीपी, 7% जो जीडीपी है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हमारी आ रही है। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो टोटल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का 60% जो है वो क्या है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मिलने वाली प्रोडक्ट्स हैं। इसको इंडस्ट्री को कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो वाबस्ता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो प्रॉब्लम्स के अंदर जो है, प्रॉब्लम्स के ऊपर आ रहे हैं हम लोग, तो उसमें सबसे अहम बात ये है कि इस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन। तो आमतौर पे सम टाइम पाकिस्तान में क्या होता है, फसल फेल हो गई, कोई कोई वायरस आ गया, कोई क्रॉप में कोई डिजीज़ आ गई, तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुश्वारी जो है वो होती है। फिर उसके बाद कहता है कि हमारे पास फाइनेंस की बहुत कमी है। बहुत सारे लोग फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, अपनी फैक्ट्री को अपग्रेड करना चाहते हैं, अच्छी इक्विपमेंट मंगवाना चाहते हैं। अच्छा, याद यहाँ पर एक याद रहे बात, एक बात याद रहे कि जो आपके जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है ना, उनको हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। मशीन्स को क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने नहीं भूलना, इस पे भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आपने आंखें बंद करके जुमले बना के इनके लिख देने हैं, ठीक है। तो पहला मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल की कमी, दूसरा है कैपिटल की कमी। फिर उसके बाद हमारी इंटरनेशनल मार्केट में चूँकि प्रोडक्ट्स जो हैं वो पुरानी हैं, पुरानी मशीन्स पे बनी हुई हैं, उनकी वो अहमियत, वो वैल्यू नहीं है जो कि ऐसी प्रोडक्ट्स की होती हैं जो कि नई मशीनरी पे बनती हैं। फिर उसके बाद कहता है कि इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन का भी बहुत ज़्यादा सामना है पाकिस्तान को, ठीक है। तो कंपटीशन का भी बहुत ज़्यादा सामना है। और फिर उसके बाद ये है कि हम लोग मॉडर्नाइज नहीं कर रहे अपनी इंडस्ट्री को, हम नई नई मशीन्स लानी चाहिए, यानी कि हर साल ऑलमोस्ट मशीन्स के मॉडल चेंज हो जाते हैं, उससे कपड़े की बनावट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसके डिज़ाइंस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें इंटरनेशनल लेवल पे इसका कंपटीशन का भी सामना है। चाइना आ गया इस मार्केट के अंदर, बांग्लादेश आ गया इस मार्केट के अंदर, ठीक है। अब दूसरी इंडस्ट्री है शुगर इंडस्ट्री। शुगर आपको पता है एडिबल एक एलिमेंट है, हर चीज़ के अंदर रिक्वायर्ड है। जितनी भी आपकी कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स हैं, आपकी बेवरेजेस हैं, आपके खाने पीने की चीज़ें हैं, उनके अंदर शुगर डलती है। शुगर केन कैसे बनती है, शुगर केन की क्रशिंग से। पाकिस्तान के अंदर 70 से ज़्यादा शुगर मिल्स हैं टोटल, ठीक है। और शुगर केन ऐसा है कि जब ये इस फसल की कटाई होती है तो साथ ही इसको शुगर मिल में भेज देना चाहिए, क्योंकि हम शुगर केन को स्टोर नहीं कर सकते, जो गन्ना है उसको स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप स्टोर करोगे तो उसके अंदर जो शुगर कंटेंट होते हैं वो उसके ख़त्म होते चले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि एक बल्कि और हैवी जो है वो है, ये एक हैवी प्रोडक्ट है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल इसको उठाना, ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना इंतहाई मुश्किल है। तो इस हवाले से भी बड़ी शुगर केन की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कि जो ही इसको काटा जाए, फसल से काटा जाए, उसी साथ ही इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए कहाँ तक, शुगर मिल्स में। और इसकी दो बड़ी फेमस बाई प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है, बगैस क्या है या फिर उसके साथ मोलेसेस क्या होता है। बगैस जो है ये बेसिकली उसकी क्रशिंग के बाद, शुगर केन क्रशिंग के बाद जो उसका छिलका बचता है, जो उसका बॉडी मैस बचता है, उसको ड्राई करके शुगर मिल्स वाले ही बर्निंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और बर्न करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। दूसरी जो एलिमेंट है वो मोलेसेस है। जब हम शुगर सोल्यूशन को निकाल लेते हैं ना, जूस को, उसको गाढ़ा करना शुरू करते हैं पका पका के। जिस तरह आप खाने को पकाते हो, सालन को गाढ़ा करते हो, तो उसमें शुगर सोल्यूशन को गाढ़ा करते हैं। जब गाढ़ा करते हैं तो उसके ऊपर ना ब्राउन कलर का गाढ़ा किस्म का एक, जिस तरह बलाई होती है दूध के ऊपर, वैसे मटेरियल आता है, उसको साथ के साथ एक्सट्रैक्ट करते चले जाते हैं, उसे कहते हैं मोलेसेस, ठीक है। दूसरी तरह भी इसको समझो कि फॉर एग्जांपल आपका जूस है, जूस में से जूस गाढ़ा हो गया, आपने उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन कर ली, आपने क्रिस्टल्स निकाल ली, शुगर आपने उसमें से निकाल ली, पीछे जो सोल्यूशन बच जाता है वो मोलेसेस कहलाता है। मदर लिकर जो है उसको क्या कहते हैं, मोलेसेस कहते हैं, ठीक है। और इसको फिर मोलेसेस से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, इसमें से देखो वैक्सेस भी निकलती हैं, इसके अंदर से केमिकल्स भी निकलते हैं, इसको फिर फीड में भी यूज़ करते हैं, जो कि मीठा होता है ना, इसमें से शुगर निकाली होती है, इसकी अपनी, इसके अंदर भी मिठास होती है, इवन अल्कोहल भी इससे बनाई जाती है, और एसिड इसमें से निकाले जाते हैं। ख़ास तौर पे एक एसिड निकाला जाता है जिसे हम सिट्रिक एसिड कहते हैं,
वो इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आगे हमारे पास फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री आ गई। और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री देखो, जैसे आप इंसान खुराक खाते हो और कोई ना कोई चीज़ खाते हो तो वो बड़ी ज़रूरी होती है आपकी हेल्थ के लिए, ठीक है। फूड है, जिस तरह प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इसी तरह प्लांट्स भी 3 बेसिक एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जिस तरह हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट्स लेते हैं, प्लांट्स को भी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, दिमाग में बिठा लो, NPK। आपने वो मूवी देखी होगी पीके, उससे याद रखना है। पीके, पी और के, पी फॉर फास्फोरस, के फॉर पोटेशियम, और एन आपने खुद से ऐड कर लेना, NPK बन गया। और NPK, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम। ये 3 एलिमेंट्स हैं जो कि हमने प्लांट्स को ज़िंदा रखने के लिए, अच्छी ग्रोथ करवाने के लिए सप्लाई करने होते हैं। और जिस चीज़ में हम ये डाल के सप्लाई करते हैं उनको कहते हैं फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइज़र, चूँकि पाकिस्तान 50% है पॉपुलेशन ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, गंदम की काश्तकारी है, शुगर केन होती है, राइस होता है, बहुत सारी अजनास होती हैं, लाइक ऑयल सीड्स होते हैं। इनके अंदर जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो क्या है? फर्टिलाइज़र। आपको समझना है कि फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्रीज सबसे पहले 1960s में अयूब खान के टाइम में बनी, और जो जो पॉपुलेशन बढ़ती गई तो क्रॉप्स भी बढ़ती गई, कल्टीवेटेड एरिया भी बढ़ा, और फर्टिलाइज़र की इंपॉर्टेंस भी इंक्रीज़ होती गई। सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में वो कौन सा है? नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र। और ये हमारी सॉइल्स के अंदर नाइट्रोजन वैसे भी कम है तो हमें ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपना सारी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता और हमें बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। फर्टिलाइज़र्स के अंदर आपने 2-3 नाम याद रखने, जैसे यूरिया नाइट्रोजन का सोर्स है, नाइट्रोफॉस नाइट्रोजन का सोर्स है। ये सोर्सेज हैं फर्टिलाइज़र्स के। इसके बाद है जी, वी हैव सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो बहुत रैपिडली पाकिस्तान में प्रोग्रेस कर रही है। और सीमेंट इंडस्ट्री जो है, आपको पता है कि सीमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। चाहे कोई पुल बनना है, कोई सड़क बननी है, कोई खाला बनना है, कोई बिल्डिंग बननी है, कोई ब्रिज बनना है, कुछ भी बनना है, सीमेंट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। सीमेंट वो चीज़ है जिसके बगैर गुजारा मुमकिन ही नहीं है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं हो सकता, ठीक है। लाइमस्टोन और पाकिस्तान में जिप्सम के बड़े रिसोर्सेज हैं, दोनों ही ऐसी चीज़ें जो सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होती हैं। और याद रहे, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि लाइमस्टोन, जिप्सम और क्ले, ये 3 एलिमेंट्स होते हैं जो कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के पास नेचुरल गैस भी मौजूद है, सुई के मुकाम पर जो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी वो भी सीमेंट इंडस्ट्री में, चूँकि हीटिंग का प्रोसेस होता है तो हीटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है गैस। गैस के साथ जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री चलती है। और ये सीमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो गैस को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करती है। इसके अलावा कोयले पे भी वो हीट अपनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सीमेंट में पाकिस्तान सेल्फ सफिशेंट नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सीमेंट पाकिस्तान खुद से बना रहा हो, बल्कि पाकिस्तान बाहर से भी इंपोर्ट कर रहा है। और ये डिमांड एवर इंक्रीजिंग है, जो जो डेवलपमेंट बढ़ रही है पाकिस्तान में, इसकी रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ कर रही है। आगे हम लोग करते हैं स्टील इंडस्ट्री। तो स्टील इंडस्ट्री जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जितनी मशीनरी होती है वो सारी की सारी स्टील से बनती है। पाकिस्तान की स्टील मिल जो है वो सबसे पहले कब बनाई गई थी? 1973 के अंदर, पिपरी के मकाम पे, और पोर्ट बिन कासिम के पास। और पाकिस्तान के पास जो स्टील मिल है ये मुख्तलिफ और ऑर्गेनाइजेशंस को स्टील प्रोवाइड करती है, जो इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हैं, उनको प्रोवाइड करती है। और चाइना की मदद से हमने बनाया था हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स टेक्सिला के अंदर। और वहाँ पर हर किस्म के हैवी मशीनरीज बनती हैं, जिसमें ट्रैक्टर के पार्ट्स हैं, जिसमें टैंक के पार्ट्स हैं, जिसमें गाड़ियों के पार्ट्स हैं, बहुत अहम है। इंडस्ट्रियल स्टेट्स की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल स्टेट्स वो एरिया होता है हर शहर में जहाँ पर हम लोग अपने शहर की इंडस्ट्री को कहते हैं कि जी आप अपनी इंडस्ट्री वहाँ पर लगा लें। शहर से बाहर होते हैं ये आमतौर पे, और वहाँ पर जगह जगह जो हैं वो बेच दी जाती हैं। और गवर्नमेंट 4 किस्म की बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। गैस का इंतज़ाम करके देती है आमतौर पे, पानी का इंतज़ाम करके देती है, सीवरेज का इंतज़ाम करके देती है। और सबसे बड़ी बात कि इसके अलावा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के सोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल स्टेट जैसे फैसलाबाद में भी फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं। और इसी तरह आप देखते हो कि लाहौर के अंदर भी इंडस्ट्रियल स्टेट है, कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट के नाम से, ठीक है। इसी तरह सियालकोट के अंदर भी इंडस्ट्रियल स्टेट है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल स्टेट्स मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर है।
तो ये बहुत सारे इंडस्ट्रियल स्टेट्स में जो मौजूद फैक्ट्रीज होती हैं ना, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं गवर्नमेंट कौन से बेनिफिट्स देती है, जैसे टैक्स हॉलीडेज दे देती है, टैक्स उनकी छूट मिल जाती है। अगर 100% टैक्स है उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो कहीं आपने लाइक सिटी एरिया में बनाई हुई है, तो जो इंडस्ट्रियल स्टेट में होती है ना फैक्ट्री, उसके लिए वही टैक्स 30% कम होता है। 30% का मकसद ये है कि अगर 100 रुपया टैक्स बनता है ना उस इंडस्ट्री का जो कि शहर के अंदर है, तो इंडस्ट्रियल स्टेट में मौजूद इंडस्ट्री का टैक्स बनेगा 70 रुपीज़। इतना ज़्यादा फ़र्क होता है। और फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल स्टेट जो हैं वो कंट्री की प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती हैं। आगे हैं बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स। इसकी बेनिफिट्स क्या हैं? पहले क्या है, इंडस्ट्रियल स्टेट्स ना जॉब्स प्रोवाइड करती हैं एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को। लोग अपने घरों से निकल के इंडस्ट्रियल स्टेट जाते हैं जॉब्स करने के लिए। अनडेवलप्ड पार्ट्स को डेवलप कर लिया जाता है। ऐसे इलाकों में इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाई जाती हैं जो कि अनडेवलप्ड होते हैं। जारी बात है, वहाँ सड़कें बन गई, बिल्डिंग्स बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर ये भी बेनिफिट होता है कि शहरों में से इंडस्ट्रीज़ को निकाल दिया जाता है। जिस तरह सिटी के एरिया में इंडस्ट्री होगी तो उसका सबब ये भी हो सकता है कोई हार्मफुल गैस निकले और वो शहर के बासियों को, वहाँ के रहने वालों को नुकसान पहुँचाए, या वहाँ कोई धमाका हो जाए तो इर्द गिर्द के लोग इफेक्ट हो सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल स्टेट जब होती है तो वहाँ पर शहरों से चूँकि बाहर होती हैं, दूर होती हैं, वहाँ पे नुकसान भी कम होता है। तो एक्सपोर्ट्स जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ती हैं इंडस्ट्रियल स्टेट्स की वजह से। रूरल अर्बन माइग्रेशन भी कम हो जाती है क्योंकि शहर के बिल्कुल साथ है, तो लोग अपने घर से निकलते हैं, जॉब कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल स्टेट बाजूकात गांव वगैरह के इलाकों में भी होती हैं। चाइना ने ये अपनी टेक्निक यूज़ की, उन्होंने गांव के साथ साथ इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाई। अब क्या था कि गांव के लोग निकलते थे और वो अपनी इंडस्ट्री में काम करते थे, वो शहरों का रुख नहीं करते थे। उसके बाद है स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन। ये वो है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि इनका पर्पज़ होता है स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन का, कि यहाँ पर बनने वाली प्रोडक्ट क्या है वो एक्सपोर्ट होती है। क्या होती है? एक्सपोर्ट होती है। और ये आमतौर पे सी पोर्ट्स वगैरह के पास होते हैं। गवर्नमेंट इनको भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, ठीक है। इनको भी टैक्स फ्री टाइम मिलता है, टैक्स फ्री जो है वो इनको टैक्स के अंदर छूट मिल जाती है, टैक्स एग्जम्पशन मिलती हैं। और फिर उसके बाद डेवलप्ड एरियाज़ जो हैं वो अनडेवलप्ड एरियाज़ डेवलप हो जाते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, यानी वहाँ पर आपके पास सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है, वो आपके सी पोर्ट के पास भी हैं, चीज़ें आराम से ट्रांसपोर्ट भी हो जाएंगी, वो बड़े आराम से बाहर एक्सपोर्ट भी हो जाएंगी। नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। नेशनलाइजेशन क्या, बहुत अहम टॉपिक है। पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट हुई थी भुट्टो साहब के टाइम में। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी अयूब के टाइम में। अयूब के फ़ौरन बाद जो ड्यूरेशन था वो भुट्टो का था। तो भुट्टो के टाइम में नेशनलाइजेशन हुई। आपको पता है भुट्टो साहब ने देखा कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ 22 फैमिलीज़ के हाथ में है। तो उन्होंने कहा कि जिसकी वजह से हर चीज़ महंगी होती चली जाती है और लोग प्राइवेट लोगों के हाथ में जो, तो प्राइवेट लोग जो हैं वो अपनी मर्ज़ी की प्राइसेस जो हैं वो चार्ज कर रहे हैं लोगों से। तो फिर उन्होंने एक फिनोमिना इंट्रोड्यूस करवाया जिसे हम क्या कहते हैं, नेशनलाइजेशन। क्या कहते हैं जी बेटा? नेशनलाइजेशन, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है, नेशनलाइजेशन ने जो इट रिड्यूस द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लाइक नेशनलाइजेशन की वजह से लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया, भाग गए यहाँ से मिडल ईस्ट और यूरोप की तरफ अपना पैसा लेके। लोगों ने अपनी इंडस्ट्रीज़ बंद कर दी। गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती बहुत सारे जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ छीन ली। और इसका एक नुकसान ये भी हुआ कि बाहर से आने वाला इन्वेस्टर आना बंद हो गया पाकिस्तान में। उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने वाला इन्वेस्टर ही पाकिस्तान में आना बंद हो गया, क्योंकि उनको डर था कि भाई जाके इंडस्ट्री लगाएंगे तो हो सकता है क्या करे, गवर्नमेंट उस पर कब्जा कर ले। तो क्वेश्चन आ सकता है नेशनलाइजेशन का नुकसान क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है नेशनलाइजेशन का फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदा क्या होता है कि इसकी वजह से चीज़ें सस्ती हो जाती हैं और इंडस्ट्रीज़ जो है, चूँकि गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है हर चीज़, गवर्नमेंट का जो है ना वो एम नहीं होता कि गवर्नमेंट प्रॉफिट हासिल करे। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो नेशनलाइजेशन का होता है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाती हैं और लोगों के अंदर जो है मकबूल भी हो जाती हैं। इसका उल्ट प्राइवेटाइजेशन है। जब गवर्नमेंट अपने अदारों को बेचे, गवर्नमेंट अपने इंस्टीट्यूशंस को बेच दे प्राइवेट सेक्टर को, इसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन दोबारा से स्टार्ट हुई ज़ियाउल हक के टाइम में। तो आप यहाँ से ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हो कि अयूब के टाइम के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, भुट्टो के टाइम में उसी इंडस्ट्रीज़ की नेशनलाइजेशन हुई, और सदर ज़िया के टाइम में फिर यही इंडस्ट्री जो थी वो गवर्नमेंट से वापस लोगों को बेच दी गई, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, जब लोगों के पास जाती हैं इंडस्ट्रीज तो वो तरक्की करती हैं, उससे प्रॉफिट बढ़ता है और इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट आती है। और फिर उसके बाद ये भी है कि प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए गवर्नमेंट की भी जो मसरूफियात हैं वो कम हो जाती हैं, गवर्नमेंट भी तरक्की करती है। और फिर उसके बाद ये है कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ प्राइवेट सेक्टर में हमेशा बढ़ती हैं।
ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा तेज़ी तरक्की करता है बानिस्बत गवर्नमेंट सेक्टर के। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और टेलीकम्युनिकेशन और पावर जनरेशन इन के सेक्टर के अंदर ज़ियाउल हक के टाइम में दोबारा से प्राइवेटाइजेशन होती है। और फिर उसके बाद ये कि 103 103 जो स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस थी, एंटरप्राइजेज थी, उनको उनको प्राइवेटाइज किया गया। और 37 अभी भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी प्राइवेटाइजेशन होनी है। फिर हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर है। बड़ा आसान है फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल वो ऑफिसेज, वो अदारे जहाँ पर असूल व कवायद हैं, लोग बाउंड होते हैं एक टाइम पे जाने और एक टाइम में आने में। जितने बैंक्स हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं। इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन क्या है कि जैसे किसी बंदे ने अपनी कोई हट्टी डाल रखी है, कोई बंदे अपनी शॉप डाल रखी है, वो अपनी मर्ज़ी पे जाता है, अपनी मर्ज़ी पे आता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, और मोस्टली एक ही बंदा मोस्टली ज़्यादातर काम कर रहा होता है। इसको इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं। तो ज़्यादा बेनिफिट जो होता है फॉर्मल सेक्टर में होता है, बिकॉज आपने हर बंदे को एक पर्टिकुलर काम दिया होता है और वो उस काम के ज़रिए उस चीज़ में एफिशिएंसी लेके आता है। फिर उसके बाद उसके वेजेस और उसकी तनख्वाह और वो भी तमाम तर जो है वो फॉर्मल सेक्टर में उसके काम के लिहाज से होती हैं। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर कोई तनख्वाह वगैरह का फिनोमेना नहीं होता। क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है वो भी लो होते हैं जो है इनफॉर्मल सेक्टर में, जबकि फॉर्मल सेक्टर में क्वालिटी ऑफ गुड्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। जो जो फॉर्मल सेक्टर है वहाँ पे काम करने की टाइमिंग्स होती हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में यही टाइमिंग्स नहीं हुआ करती। और जबकि जो फॉर्मल सेक्टर है वहाँ पर ज़्यादातर मेल वर्कर्स होते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, तो उनको हायर किया जाता है। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ज़्यादातर फीमेल और चिल्ड्रन होते हैं, जहाँ पर जो है वो गुजारा चल जाता है, क्योंकि वो उनको पेमेंट भी कम करते हैं, लो पे करते हैं लिहाजा। फिर इन फॉर्मल सेक्टर के अंदर एजुकेशन का बड़ा अहम। फॉर्मल सेक्टर ये है कि जहाँ पर किसी अदारे में बैंक है, कोई इंस्टीट्यूशन, आपने टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, एक ही काम करना, कोई और काम नहीं करना। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर जैसे हो सकता है किसी के बाबा की कपड़े की शॉप हो सकता है कोई बंदा जो है उसकी कपड़े की फैक्ट्री है, वो अपनी मर्ज़ी से जाएगा, अपनी मर्ज़ी से है। अगर उसके पास कैपिटल है तो फैक्ट्री बना सकता है, स्किल है तो फैक्ट्री बना सकता है, उसके लिए किसी तालीम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और फिर उसके बाद फॉर्मल सेक्टर के अंदर परमानेंट आप प्रोवाइड करते हो रेजिडेंस भी, और इस तरह के बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते, मेडिकल सर्विसेज दे देते हैं। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार आगे भी आना है। स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज वो है जो कि एक छोटे पैमाने पे आपने कोई इंडस्ट्री स्टार्ट की है, घर पे आपने बिलफर्ज कोई आइटम, हैंडमेड आइटम बनाना शुरू कर दी है, ये कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल करती है। हैंडमेड आइटम्स जो होती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं, बिकॉज वो कम बनती हैं। ठीक है। और उनमें ये भी होता है कि वो आमतौर पे मिलती जुलती नहीं होती हैं एक दूसरे से, वो डिफरेंट होती हैं। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अगर ज़्यादा वर्कर हो जाएं तो हम, अगर 20 से ज़्यादा लोग हो जाएं तो हम उसको स्मॉल स्केल के अंदर कंसिडर कर लेते हैं। उसमें ये है कि कोई बर्तन बना रहे हैं, मतलब एक रूफ में 20 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं एक जो है रूफ के नीचे, तो उसमें क्या है कि हम उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंसिडर करते हैं। और फिर उसके बाद क्या क्या है कि कॉटेज इंडस्ट्री की, जो कॉटेज इंडस्ट्री की चीज़ें होती हैं उनकी बड़ी डिमांड होती है दुनिया में, क्योंकि वो हाथ से बनने वाली चीज़ें उसी इलाके में बन रही हैं। जैसे आप कह लो कि शुमाली इलाका जात की चादरें जो हैं हमारी ख़वातीन बनाती हैं, शॉल्स वगैरह, कारपेट्स बनाते हैं, ये कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल करता है। 5-6 लोग बैठ के घर में काम कर रहे हैं। ठीक है। और कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बेनिफिट क्या है कि ये हमारी इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स, 80% हमारी इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स के लोगों को संभाले हुए है। ख़वातीन जो गांव में काम करती हैं वो अपने घर पे ही रह के काम कर लेती हैं। और फिर उसके बाद ये है कि ये हमारा बहुत सारा कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है हमें बहुत सारा डॉलर प्रोवाइड कर रहे हैं बाय ट्रेडिंग, तो हमें बहुत बड़ा बेनिफिट है। कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बिकती हैं, हैंडमेड आइटम्स जो होती हैं उनकी बड़ी वैल्यू होती है। और इसमें क्या है, रॉ मटेरियल भी बहुत इफेक्टिवली यूज़ होता है, ज़ाया नहीं होती चीज़ें, बिकॉज एक शख्स ही आमतौर पर ज़्यादातर चीज़ें बना रहा होता है कॉटेज इंडस्ट्री में, तो उसमें कॉटेज इंडस्ट्री में फिर चीज़ें ज़ाया होने की पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड, तो आराम से आप कॉटेज इंडस्ट्री बना सकते हो। जैसे आप देखो ना, कारपेट बनाने के लिए आपको कोई बहुत हाई फाई किस्म की मशीनरी नहीं चाहिए होती। इसी तरह घर पे स्वेटर बनाने के लिए आपको हाई फाई मशीनरी नहीं चाहिए होती। फिर उसके बाद क्या है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री था उनका वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है,
फिर आपके पास ब्रिक लेन इंडस्ट्री है जो आपकी ये ईंटें बनाती है, और पाकिस्तान के दही इलाके जो हैं, पाकिस्तान के विलेज एरियाज़ में ब्रिक लेन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। कोयला इस्तेमाल होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, ब्रिक्स को शेप करते हैं, आम मिट्टी से बनाते हैं ब्रिक्स, उनको फिर पकाते हैं भट्टे के अंदर। जो ब्रिक लेन्स होते हैं, जिन्हें भट्टे भी कहते हैं, उनके अंदर उनको पकाते हैं और जो है वो ईंटें बनाई जाती हैं। और फिर उसके बाद ये है कि वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं ये सारी ईंटें बनाने का। पहले कच्ची मिट्टी से ईंट बनाई जाती है, उसको फिर भट्टे के अंदर रख के पकाया जाता है। दिस इज़ हाउ द ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ वर्किंग। एनवायरनमेंट को ये थोड़ा सा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि कोयला जलाते हैं ना, तो कोयला जलाने पे बहुत सारा गैस और धुआं हवा में जाता है ब्रिक लेन इंडस्ट्री के अंदर। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर ये हार्मफुल गैसेस की एस्केप का और उनके खारिज करने का सबब बन रहा है। हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं इसकी वजह से। आजकल आपको पता है कि जो स्मोक का प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है। वो किसकी वजह से? वो इसी की वजह से है कि ब्रिक लेन इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारा हार्मफुल धुआं जो है वो हवा के अंदर जो है वो जो है वो छोड़ते हैं ये इंडस्ट्री। ठीक है, अब इस इंडस्ट्रीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ये स्टेप्स करने की ज़रूरत है, जैसे कि नेचुरल गैस पे हम लोग इसको स्विच कर दें और जिगजैग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, ताकि जो गैस हार्मफुल गैस है जो खारिज हो रही है हवा में वो साफ़ होके जाए। और फिर कोल इंडस्ट्री से रिप्लेस करें। कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बहुत सारी इनकी प्रॉब्लम्स ये हैं कि इनके पास आमतौर पे फंड्स नहीं होते, और इनके जो प्रॉफिट हैं वो भी बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं होते। और फिर उसके बाद ये है कि जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कॉटेज इंडस्ट्री में हाई स्केल पे नहीं हो सकती। स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी का बहुत प्रॉब्लम आता है। कोई बंदा हैंडमेड आइटम बना रहा है तो वो कम क्वालिटी की बना रहा होता है, एक बंदा हैंडमेड आइटम बना रहा है तो बहुत हाई क्वालिटी की बना रहा होता है। फिर उसके बाद ये है कि जो ये इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, कॉटन इंडस्ट्री के, उन लोगों की चीज़ें चूँकि प्राइवेट सेक्टर ख़रीदता है, तो जो बनाने वाले हैं उनको के पैसे बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जो शॉप्स वाले होते हैं वो अपनी मर्ज़ी की प्राइस पे ख़रीद लेते हैं और अपनी मर्ज़ी की प्राइस पे बाद में जो है वो चीज़ों को सेल करते हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न्स ये हैं कि इंडस्ट्री से बहुत सारा हार्मफुल वेस्ट निकलता है पानी की शक्ल में, गैस की शक्ल में। उसको फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में नहीं डाला जाना चाहिए। या फिर दूसरी बात ये है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी गैस की फॉर्म में, गंदे पानी की फॉर्म में जा रहा होता है, और फिर उसके बाद ये अरेबियन सी में जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़िश की पॉपुलेशन भी कम हो रही है। अस्थमा, लंग कैंसर, स्किन डिजीज़ ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से। और फिर उसके बाद अगर मिट्टी के अंदर अंडरग्राउंड वाटर में डाल रहे हैं तो अंडरग्राउंड वाटर भी जो है वो पॉल्यूट हो रहा है, और इसकी वजह से क्या होता है कि वो भी ड्रिंकेबल नहीं रहता। तो सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं, तो सॉलिड वेस्ट जो है ना, हम लोग फॉर एग्जांपल कहते हैं कि बहुत सारा सॉलिड वेस्ट जो है इंडस्ट्री का, जैसे आप देखते हो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारा सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है। अगर वो आप फ्रेश वाटर नहर में डाल देते हो, नहर के अंदर फ़िश पॉपुलेशन उसको कंज्यूम करती है, तो सारी की सारी फ़िश जो है वो एक्सपायर हो जाती है। मेरीन लाइफ भी इसी तरह एक्सपायर हो रही है। मैंग्रोव फॉरेस्ट चूँकि हमारे कोस्टल एरियाज़ के साथ होते हैं, गंदा पानी जब मैंग्रोव्स तक पहुंचता है तो उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। और कराची पोर्ट जो है उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट आता है सिंध रिवर इंडस के ज़रिए, चूँकि सारा वेस्ट हम रिवर इंडस में डाल रहे हैं, और वो सारा म्यूनसिपल वेस्ट जो है वो कराची तक पहुंचता है, तो बहुत ज़्यादा उसके बुरे तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस ये भी हैं कि आप स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करें, ताकि वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है वो पानी में ना डाला जाए। और फिर उसके बाद ये है कि एंटी पॉल्यूशन लॉज बनाए जाए, कोई भी बंदा वेस्ट मटेरियल को पानी में ना डाल सके, कॉन्टेमिनेंट्स को पानी में ना डाल सके। और वेस्ट डिस्पोजल प्रोजेक्ट, यानी कि फैक्ट्री बना के, तो उसके लिए लाजमी होना चाहिए कि साथ आप एक मैकेनिज़्म बनाएं, एक मशीनरी बनाएं, जिसके ज़रिए वेस्ट जो है वो जो है ट्रीट करके फ्रेश वाटर में डाला जाए, इनफेक्टिव करके फ्रेश वाटर में डाला जाए। फिर ट्रीज़ की प्लांटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। ट्रीज़ ज़्यादा प्लांट करेंगे तो उससे भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। इंडस्ट्रीज़ को कभी भी रेजिडेंशियल एरियाज़ के करीब नहीं बनाया जाना चाहिए। लॉज़ को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, जैसे कवानीन बनते हैं एनवायरमेंटल जो है वो सेव करने के लिए। इसी तरह लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को कभी भी अनट्रीटेड फॉर्म में पानी में या हवा में ना डालें। फिर उसके बाद मैसिव कैंपेन्स चलानी चाहिए।
अब हमारे पास है सस्टेनेबल इंडस्ट्री। अगर हमने किसी भी इंडस्ट्री को सस्टेनेबल बनाना है तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि उसका रॉ मटेरियल जो है इजीली अवेलेबल है। जब तक किसी भी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा वो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी। अदरवाइज अगर रॉ मटेरियल ख़त्म हो जाएगा तो इंडस्ट्री भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। जो सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत होती है, और फिर उसके बाद उन लोगों को मुसलसल ट्रेनिंग्स की भी ज़रूरत होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत होती है। अगर आपने इंडस्ट्री को सस्टेनेबल बनाना है कि वो चलती रहे, आपको रिसाइकलिंग का प्रोसेस भी लेके आना पड़ेगा। और फिर उसके बाद ये भी है कि आपको एक बेहतरीन वर्कफोर्स उसके अंदर लानी पड़ेगी। और फिर उसके बाद ये है कि हमें जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है उसको भी ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो हमारी हेल्प कर सके। किस चीज़ के अंदर हेल्प कर सके? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर हेल्प कर सके। न्यू मार्केट्स को भी सर्च करना पड़ेगा ताकि हमारी चीज़ की सेलिंग है वो बेहतरीन होती रहे और हमेशा जारी रहे। और फिर उसके बाद ये है कि हमारे पास टूरिज़्म है। टूरिज़्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। टूरिज़्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों को सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर रही है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं उनमें टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जो है फेमस है। टूरिज़्म, अब देखें हमारा नेबरिंग कंट्री अब बेतहाशा जो है ऑलमोस्ट 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा सिर्फ इंडिया जो है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री से हासिल करता है। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये इससे आपकी दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी तरक्की करती हैं। आपके आइटम्स जो हैं वो फिर लोग देखते हैं और वो सेल होती हैं। और ये इनकम का बड़ा ज़बरदस्त और जॉब्स का एक बड़ा ज़बरदस्त मकसद। आप देखो जो टूरिस्ट आता है वो ट्रैवल भी करता है, वो चीज़ें भी ख़रीदता है, वो डॉलर भी खर्च करता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि इसकी वजह से अगर कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, कोई कंट्री में हुकूमत नहीं रहेगी, जैसे अब आपने देखा गवर्नमेंट चेंज हुई, अचानक से गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फिर टूरिस्ट ऐसी जगहों पे जहाँ पे टेररिज्म हो या गवर्नमेंट्स चेंज होती हों या पॉलिसीज़ अच्छी ना हो वहाँ पे लोग नहीं आते। तो पाकिस्तान के पास फेमस जगह हैं जैसे मरी है, सवात है, चित्राल है, कागान है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। ये हिल स्टेशंस हैं, मौसम बहुत अच्छा है अराउंड द ईयर। समर में भी बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा हालात रहते हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर सकती है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ज़्यादा एक्सपैंड करने की। ठीक है। तुर्की जैसा कंट्री जो कि पाकिस्तान से ज़्यादा उनका रेवेन्यू है, पाकिस्तान से काफ़ी छोटा है वो रकबे के लिहाज से, लेकिन उन्होंने अपनी टूरिस्ट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा डेवलप किया और दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में लोग टूरिस्ट जो हैं वो वहाँ पर जाते हैं। ठीक है। तो फिर उसके बाद टेररिस्ट अटैक्स हैं या गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी है या आप डेवलप नहीं करते चीज़ें, सड़कें नहीं बनाते, रेस्टोरेंट्स नहीं बनाते, बड़े अच्छे किस्म की हाई क्वालिटी होटल्स नहीं बनाते, तो तब भी टूरिस्ट वहाँ पे नहीं जाते। ठीक है। फिर उसके बाद ये भी है कि अगर आप प्रॉपरली मार्केटिंग नहीं करते तब भी टूरिस्ट नहीं जाएंगे। आप वहाँ पे सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं रखेंगे जैसे क्लीनलीनेस का, तब भी वहाँ पे टूरिज़्म नहीं जाएंगी, टूरिस्ट नहीं जाएंगे। और फिर क्या है कि अगर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है तो तब भी टूरिस्ट नहीं जाएंगे। बेनिफिट्स क्या हैं टूरिज़्म के? आपको बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हेल्प मिलती है, आपका डॉलर आता है बाहर से। अगर अमेरिकन आए हैं तो वो साथ अपने डॉलर लेके आते हैं, यूरोपियंस आते हैं तो वो डॉलर्स लेके आते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, वो चीज़ें ख़रीदते हैं हमारे मुल्क के अंदर आके। हमारी कॉटेज इंडस्ट्री, हमारी क्राफ्ट इंडस्ट्री वो प्रोग्रेस करती है, हमारे फूड्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है, चीज़ें बिकती हैं, लोकल लोगों को जॉब्स मिलती हैं, उनको सोर्स ऑफ इनकम, जिस तरह होटल में वो काम कर रहे होते हैं उनकी चीज़ें बिकती हैं टूरिस्ट वगैरह के आने पे, लिंकेजेस बनते हैं फॉरेन कंट्रीज से, आपके ताल्लुकात बनते हैं, जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है वो भी कम हो जाती है। क्योंकि अब अगर आप पाकिस्तान के जो रूरल इलाके हैं उनके अंदर कोई आइडियल विलेज बना दें तो वहाँ पर लोग उस लाइफ को देखने के लिए जाते हैं। तो ये भी कुछ उसके बहुत बड़े बेनिफिट हैं। टूरिज़्म इंडस्ट्री से कुछ नुकसानात भी होते हैं। जहाँ बेनिफिट होते हैं उसमें ये है कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, ये एम्प्लॉयमेंट परमानेंट नहीं होती। समर सीज़न में एम्प्लॉयमेंट होंगी, विंटर में हमारा सारे का सारा नॉर्थ जो है वहाँ पे बहुत बर्फ़बारी हो जाती है तो टूरिज़्म बहुत कम हो जाती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल से दरख्त रिमूव किए जाते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद बहुत सारे लोग होमलेस हो जाते हैं। कल्चर को जो है टूरिज़्म जो है डिस्ट्रॉय करता है लोकल कल्चर को। क्राइम रेट भी टूरिज़्म के दौरान बढ़ सकता है, बढ़ जाता है आमतौर पे। कुछ रोग एलिमेंट जो है वो टूरिस्ट को लूट भी लेते हैं, जिससे कंट्री का इमेज भी ख़राब होता है। फिर उसके बाद ये भी है कि टूरिज़्म सीज़न के अंदर क्या है कि हमारी बहुत सारे टूरिस्ट जो होते हैं ऐसे भी हैं कि
वो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो टूरिज़्म हर एक के लिए नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि एक रिच क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान की नेचुरल अट्रैक्शन के अंदर बात करते हैं। टैक्सिला है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन सी हैं? मोहनजोदड़ो, टैक्सिला, हड़प्पा। नॉर्दर्न एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, गिलगित, हुंजा, स्कर्दू, चित्राल, कागान इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। फिर उसके बाद यूनिक कल्चर है, कागान वैली बहुत खूबसूरत है, फ़िशिंग भी बहुत ज़्यादा कागान वैली में है। और फिर उसके बाद बहुत सारी लेक्स भी हैं। सवात वैली भी बड़ी लश ग्रीन और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। और गिलगित वैली भी अपनी सीनिक ब्यूटी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। पाकिस्तान के अंदर फिर हाईएस्ट पोलो ग्राउंड भी है स्कर्दू के अंदर, ये बड़ा फेमस है इस हवाले से। और एक कराक्रम 2 यानी K2 दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है पाकिस्तान के अंदर, ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट एग्जांपल है। ये वो हैं चीज़ें जो कि पेपर में आप लिख सकते हो कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस हवाले से। हुंजा जो है वो अपनी ड्राई फ्रूट की वजह से और ख़ूबसूरती की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। कागान वैली के अंदर एक ख़ास रिलीजन है जहाँ जो कि बड़ा फेमस है, और वो कागान वो जो कलाश लाइफ है, कलाशी कल्चर है, और उनका जो मेला होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। मॉस्क, टॉम्स और मॉडर्न बिल्डिंग्स और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स और बाज़ार्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे अल्हम्दुलिल्लाह अबाउट टूरिज़्म इंडस्ट्री।